पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। अगर इस ठंड ने मुझे पकड़ लिया तो हफ्तों बिस्तर पकड़ लूँगा। हे भगवान, बस आज सही सलामत घर पहुँचा दो, रास्ते में कोई मुसीबत ना आए। बस एक बार घर की चौखट दिख जाए, फिर चाहे जितनी बारिश हो। हे भगवान, ये कैसा प्रलय ढा रहे हो। रात भर तो बादलों ने चैन लेने नहीं दिया और अब ये बर्फीली हवा जैसे कलेजा चीर देगी। जाने कहाँ फंस गए होंगे वो। बोल के गए थे कि लकड़ियां लेकर जल्दी लौट आएंगे, पर इस कड़ाके की ठंड में तो हाथ पांव भी काम नहीं करते। वो बस घर आ जाएं। उसकी आंखें बार बार उसी रास्ते पर जाकर टिक जाती थीं, जहां से सुखीलाल आने वाला था। आखिरकार सुखीलाल ने अपने घर के आंगन में कदम रखा। जैसे ही कावेरी ने उसे देखा, उसकी जान में जान आई, लेकिन चिंता गुस्से और डांट के रूप में बाहर निकली। आ गए आप। हे भगवान, मैं तो कब से राह देख रही थी। कितनी देर लगा दी। बस कावेरी बच गया समझो। रास्ते में ऐसी हवा थी कि लगा आज तो घर नहीं पहुंच पाऊंगा। देखिए तो सही आपकी क्या हालत हो गई है। मैं आपसे 1000 बार कहती हूँ कि इतना बाहर रहना ठीक नहीं है, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं। ऐसी जिद अच्छी नहीं है। शाम होने से पहले घर लौट आया कीजिए। अरे, वो हरिराम काका मिल गए थे बरगद के नीचे। उन्हीं से मोलभाव करने में देर हो गई। कुछ पैसे मिल गए, अब कल का इंतजाम हो जाएगा। और कुछ बची लकड़ियां अपने लिए भी ले आया। पैसे बाद में देखेंगे। अगर बीमारी ने पकड़ लिया तो इन पैसों से ज्यादा हकीम ले जाएगा। चलिए अब ज्यादा बहस मत कीजिए, जल्दी से जाइए और हाथ मुंह धोकर साफ कपड़े पहन लीजिए। मैंने चूल्हे पर पानी गर्म किया है। हाँ भाग्यवान, बस अभी आया। दोबारा बिना बताए इतनी देर की तो मैं खुद आपको ढूंढने जंगल निकल जाऊंगी, बता दे रही हूँ। सुखीलाल हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाता है। सच में कावेरी, आज अगर तूने ये गरम खाना और आग न दी होती तो मेरी हड्डियां जम जाती। कल अगर जरा भी आसमान साफ हुआ तो हमें हाथ पांव मारकर बहुत सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी, ताकि बेच भी लूं और घर के लिए लकड़ियां बचा पाऊं। यही तो मैं कह रही हूँ। इस साल की ठंड तो जान लेकर मानेगी। अभी तो ये शुरुआत है। बादल जैसे छाए हुए हैं, लगता है कभी भी फिर से बारिश शुरू हो सकती है। हाँ, मौसम का कोई भरोसा नहीं। हमें कल परसों में ही ढेर सारी सूखी लकड़ियां जमा करनी होंगी। अगर एक बार फिर भारी बारिश हुई तो जंगल में सूखी लकड़ी का एक तिनका नहीं मिलेगा। सही कह रहे हो। घर के चूल्हे के लिए तो चाहिए ही, साथ में कुछ ज्यादा लकड़ियां बटोरनी होंगी। घर के गुजर बसर के लिए, और उन्हें बेचना भी तो है। वही तो सोच रहा हूँ, पर गांव की हालत देख रही हो। इतनी कड़ाके की ठंड बढ़ गई है कि अब सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। कोई घर से बाहर पैर निकालने की हिम्मत नहीं कर रहा। सुखीलाल और कावेरी खाना खाकर सो जाते हैं। गांव के लोग चारों तरफ से आग को घेर कर बैठे थे। अरे भाई लंपट, जरा 2-4 सूखी टहनियां और डाल दे इसमें। ये पछुआ हवा तो जैसे कलेजा बाहर खींच ले रही है। रात भर की बारिश ने बदन का खून भी पानी कर दिया है। जो थोड़ी बहुत सूखी टहनियां और छिलके बटोर कर लाए थे, वो तो सब जल गए हैं। अब तो बस ये राख और धुआं बचा है। बाहर तूफानी हवा अब सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। गांव की गलियों में सन्नाटा इतना गहरा था कि सिर्फ पेड़ों के झूमने की आवाज आ रही थी। अगली सुबह रात भर की कपकपी के बाद सुखीलाल खाना खाकर कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में गांव के मोड़ पर चाय की दुकान थी। वहां अलाव के पास उसके पुराने दोस्त ब्रिजमोहन और बिरजू बैठे थे। राम राम भाइयों, आज तो बड़ी जल्दी सभा जम गई। राम राम सुखीलाल। अरे कहाँ चला जा रहा है कुल्हाड़ी लेकर? तुझे कुछ खबर भी है या बस पेट पालने की ही धुन चढ़ी रहती है? क्या हुआ ब्रिजमोहन, ऐसी क्या आफत आ गई? आफत आ नहीं गई, आफत आने वाली है सुखीलाल। आज सवेरे शहर से आए डाकिये ने बताया है कि मौसम विभाग ने मुनादी कर दी है। अगले 2-3 दिनों में ऐसी भयंकर बारिश और तूफान आने वाला है कि गांव के पुराने पेड़ भी टिक नहीं पाएंगे। क्या कह रहे हो? अभी कल रात की बारिश से तो उभर नहीं पाए और अब और भयंकर बारिश? हाँ सुखीलाल, रेडियो पर भी खबर आई है। कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत थी। हम तो इसी सोच में डूबे हैं कि घर की मरम्मत आखिर करे कैसे। सुखीलाल, तू जंगल जा ही रहा है तो जरा संभल कर जाना। अगर बारिश फिर से शुरू हो गई ना
तो नाले पल भर में उफान पर आ जाएंगे। तू लकड़ियां काटने की सोच रहा है, पर याद रख, जान बची तो ही लकड़ी किसी काम आएगी। भाइयों, अगर ये खबर सच है तो मुझे आज ही जितनी हो सके उतनी सूखी लकड़ियां और चारा जमा करना होगा। कावेरी भी घर पर अकेली है और मुझे छप्पर को रस्सियों से बांधना भी पड़ेगा। सच कहूं तो ये तो सच में मुसीबत की घड़ी है। हाँ भाई, हम भी तो यही बात सोच रहे थे। गांव भर के लोगों को समय रहते आगाह कर देना चाहिए। हालत जैसे बिगड़ रहे हैं, किसी अनहोनी से पहले सबको बता देना ही ठीक रहेगा। उसने अपने दोस्तों से विदा ली और तेज कदमों से जंगल की ओर बढ़ गया। सुखीलाल जंगल पहुंचा और जी जान लगाकर उसने ढेर सारी सूखी लकड़ियां बटोरी। उसे अपने दोस्तों की बातें याद थीं और वो जानता था कि आने वाला तूफान भयानक हो सकता है। उसने लकड़ियों को 2 हिस्सों में बांटा, एक अपने घर के लिए और दूसरी बाजार में बेचने के लिए। जब वो भारी गट्ठर लेकर गांव लौट रहा था, तभी रास्ते में उसे गांव का सबसे बड़ा कंजूस सेठ रामलाल मिल गया। सेठ ने देखा कि सुखीलाल के पास अच्छी सूखी लकड़ियां हैं, तो उसकी नीयत डोल गई। अरे ओ सुखीलाल, कहाँ जा रहा है इतना बोझ लेकर? राम राम सेठ जी, बस गांव ही जा रहा हूँ। 2 दिन बाद बड़ा तूफान आने वाला है, उसी की तैयारी में लगा हूँ। दिल में थोड़ा डर भी है, इसलिए जल्दी पहुँचना चाहता हूँ। तूफान वूफान तो आते ही रहते हैं, लेकिन तू पहले ये बता, ये लकड़ियां बेचने के लिए है ना? जी सेठ जी, ये वाला गट्ठर बेचने के लिए ही है। आप तो जानते हैं मौसम कितना खराब हो गया है और जंगल में सूखी लकड़ी मिलना अब कितना मुश्किल हो गया है। पूरे गट्ठर का दाम 40 रुपए लगेगा। अरे सुखीलाल, तू तो लूट मचाए बैठा है। इतनी सी लकड़ी के 40 रुपए? अरे ये तो जंगल की मुफ्त की चीज है। देख, मैं तुझे 15 रुपया ही दूंगा और इतना भी बहुत है तेरे लिए। 15 सेठ जी, मजाक मत कीजिए। इस कड़कती ठंड में तो मेरी हड्डियां तक बोल गई हैं। ये लकड़ियां इकट्ठा करने में कितनी मुश्किल हुई है, और तूफान आने के बाद तो ये सोने के भाव बिकेंगी। कम से कम 35 से 1 पैसा भी कम नहीं लूंगा। देख सुखीलाल, तू जिद मत कर। गांव में सब जानते हैं कि मैं नगद पैसे देता हूँ। 20 रुपए ले और ये गट्ठर मेरे घर रख दे। इतनी बड़ी रकम तुझे एक साथ कोई नहीं देगा, समझा? सेठ जी, आपकी कंजूसी तो पूरे इलाके में मशहूर है, लेकिन मेरी मेहनत का भी जरा ख्याल कीजिए। 20 रुपए में तो आजकल चाय नाश्ता भी ढंग से नहीं होता। अगर आपको इतनी ही सस्ती चाहिए तो फिर खुद ही जंगल क्यों नहीं चले जाते? तू मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहा है। इतना घमंड ठीक नहीं होता, संभल जा, बाद में पछताना ना पड़े। पछताना मुझे नहीं, आपको पड़ेगा सेठ जी। जब तूफान शुरू होगा और आपके पास चूल्हा जलाने को तिनका भी नहीं होगा। राम राम। अरे ओ सुखीलाल, रुक तो जा भाई, जरा ठहर। सुखीलाल सेठ रामलाल की बातों को अनसुनाकर घर लौट आया। कुछ दिन तो शांति रही, लेकिन फिर मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हुई। अचानक आसमान काला पड़ गया और ऐसी मूसलाधार बारिश शुरू हुई कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि बारिश की बूंदें जमने लगी और सफेद बर्फ गिरने लगी। पूरा गांव बर्फ की सफेद चादर में ढक गया। आधी रात का समय था। बाहर तूफान का शोर और छप्पर पर गिरती बर्फ की आवाज से सुखीलाल की नींद अचानक उचट गई। सुखीलाल उठा और बाहर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे मेरे जुमराज बाबा, ये कैसा मंजर है। गांव में तो सचमुच बर्फ गिरने लगी। अगर उस दिन हिम्मत जुटाकर मैंने वो लकड़ियां इकट्ठी ना की होती तो आज हम भी यहीं ठिठुरकर जम जाते। शुक्र है तेरा जो सही समय पर बुद्धि दी, वरना इस वक्त जंगल की हर लकड़ी पानी और बर्फ में भीगी पड़ी होती। हारे का सहारा जुमराज बाबा हमारा। कावेरी, ओ कावेरी, उठ जरा, बाहर देख तो सही, क्या गजब का मंजर हो रहा है। क्या हुआ? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? अरे राम, ये बर्फ गिर रही है। पहाड़ों जैसी ठंड तो आज हमारे गांव में सचमुच उतर आई है। देख रही है, बाहर जो भी लकड़ी बची होगी वो अब पत्थर जैसी गीली और ठंडी हो गई होगी। सच कह रहे हो? आपकी वही मेहनत आज काम आ रही है। देखिए, पूरा गांव कैसा सन्नाटे में डूबा है। सेठ रामलाल जैसे लोग जो कौड़ियों के भाव लकड़ी मांग रहे थे, आज अपनी कोठियों में थरथर कांप रहे होंगे। हाँ, आज जिसके पास सूखी लकड़ी है वही राजा है। चल अंदर चल, आज की रात बहुत लंबी होने वाली है।
अगली सुबह सूरज की किरण बर्फ की सफेद चादर पर पड़ी तो पूरा गांव जम चुका था। चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी और घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना था। सुखीलाल और कावेरी अपने घर के भीतर चूल्हे की हल्की गर्माहट में बैठे ही थे कि तभी दरवाजे पर किसी के कराने और दस्तक देने की आवाज आई। सुखीलाल, ओ सुखीलाल भाई, घर में हो क्या? सुखीलाल ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने सेठ रामलाल खड़ा था। अरे सेठ जी, आप इस बर्फीली सुबह में यहाँ क्या कर रहे हैं? सुखीलाल भाई, रात भर बिजली नहीं थी और चूल्हा जलाने को सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं बचा। नौकरों ने गीली लकड़ियां सुलगाने की जितनी कोशिश की, पूरे घर में बस धुआं ही धुआं भर गया। हम तो सचमुच जमने की कगार पर पहुंच गए हैं। तो सेठ जी अब जंगल चले जाइए, वहां तो लकड़ियां मुफ्त की चीज है, जितनी चाहे उठा लाइए। अरे नहीं सुखीलाल, मुझे शर्मिंदा मत करो। कल जो मैंने कहा था वो मेरी लालच और मूर्खता थी। मुझे माफ कर दो भाई। सच तो यह है कि इस वक्त सूखी लकड़ियां सोने से भी ज्यादा कीमती हैं। ये लो तुम्हारे 40 रुपए, और अगर और चाहिए तो वो भी ले लेना। बस मुझे वो लकड़ियों का गट्ठर दे दो। सेठ जी, मुझे आपसे ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, जो हक का था वही लूंगा। सुखीलाल ने अंदर से सूखी लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर निकाला और सेठ को दिया। चलो, आपने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ी बात है। लीजिए, इसे ले जाइए और जल्दी से आग जला लीजिए, वरना ये ठंड किसी को नहीं बख्शेगी। आज समझ आया कि मेहनत की कोई कीमत नहीं होती और जरूरत के वक्त इंसान का घमंड काम नहीं आता। तेरा बहुत शुक्रिया सुखीलाल, तूने आज मेरी जान और इज्जत दोनों बचा ली। ये लो तुम्हारे 40 रुपए। सेठ रामलाल लकड़ियां लेकर तेजी से अपने घर की ओर चला जाता है। जाते जाते भी उसकी चाल में हल्की घबराहट साफ झलक रही थी, मानो तूफान आने से पहले किसी तरह घर पहुंचकर सब संभाल लेना चाहता हो। देखा तुमने, कुदरत जब अपना असली रंग दिखाती है तो बड़े बड़ों का घमंड भी बर्फ की तरह पल भर में पिघल जाता है। गांव में बर्फबारी थमी तो थी, लेकिन ठंड अभी भी वैसी ही जानलेवा बनी हुई थी। उसी गांव में एक और लकड़हारा माधव बड़ा ही लालची और मौके का फायदा उठाने वाला इंसान था। एक दोपहर माधव लकड़ियों का गट्ठर लेकर गांव की एक तंग गली से गुजर रहा था। वहां एक टूटे फूटे घर के बाहर रामू काका धूप सेकने की कोशिश कर रहे थे। माधव बेटा, जरा रुकना। क्या ये लकड़ियां बेचने के लिए है? हाँ काका, बेचने के लिए ही है, पर ये कोई मामूली लकड़ी नहीं है। बिल्कुल सूखी, खरी और चुन चुन कर निकाली हुई लकड़ी है। एक बार इसे चूल्हे में लगा दोगे तो रात भर घर ऐसे गर्म रहेगा जैसे लू चल रही हो। इसकी कद्र करने वाले जानते हैं कि ये कितनी काम की चीज है, इसलिए इसका दाम 60 रुपए लगेगा। 60 रुपए बेटा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सहारा कोई नहीं है। मेरे पास में बस 30 रुपए बचे हैं। क्या 30 रुपए में थोड़ी लकड़ी दे दोगे? 30 रुपए काका, मजाक मत करो। 30 रुपए में तो आजकल लकड़ी का धुआं भी नहीं मिलता। मेरे पास इतना समय नहीं है कि घाटे का सौदा करूं, और फिर इतनी मेहनत से जुटाई हुई सूखी लकड़ी मैं आधे दाम में कैसे दे दूं? बेटा, आज रात नहीं कटी तो सुबह तक मेरा शरीर पत्थर हो जाएगा। थोड़ी सी दे दे बेटा, दुआ मिलेगी। मैं सच कह रहा हूँ, ये ठंड अब सहन नहीं हो रही। दुआओं से पेट नहीं भरता काका, पैसे पूरे लाओगे तभी लकड़ी मिलेगी। मैं कोई धर्मशाला नहीं चलाता कि घाटे में बांटता फिरूं। माधव बिना पीछे मुड़े वहां से चल दिया। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। माधव के जाने के बाद वहां से सुखीलाल गुजरा। वो अपनी सूखी लकड़ियों का आखिरी छोटा सा गट्ठर लेकर घर की ओर जा रहा था। काका की हालत देख वो तुरंत उनके पास दौड़ा। काका, ये क्या हाल बना रखा है? आप यहाँ बाहर इस बर्फीली हवा में क्यों बैठे हैं? बेटा सुखीलाल, माधव से लकड़ी मांगी थी, पर उसने पैसे कम होने पर मना कर दिया। अब लगता है आज की रात आखिरी है। काका, आप चिंता मत करो, ये रही लकड़ियाँ और ये आज ही जलेंगी। पर बेटा, इसके पैसे मेरे पास तो सिर्फ 30 रुपए हैं। काका, पैसे रहने दीजिए, इंसानियत से बड़ा कोई पैसा नहीं होता। आप बस हाथ सेकिए। तभी गली के मोड़ पर माधव वापस लौटता हुआ दिखा। अरे सुखीलाल, तू यहाँ क्या कर रहा है? माधव भाई, ये देखो, तुम्हारा गट्ठर अभी भी तुम्हारे कंधे पर है। जानते हो क्यों? क्योंकि गांव वाले गरीब हो सकते हैं,
पर बेवकूफ नहीं। सब तेरी वजह से हुआ है। तूने सस्ते में लकड़ियां बेचकर मेरा धंधा चौपट कर दिया। धंधा नहीं माधव, मैंने तो सिर्फ धर्म निभाया है। देख, अब आसमान फिर काला हो रहा है। तेरी लकड़ियां भारी और सूखी तो है, पर अगर अगले 1 घंटे में नहीं बिकी तो फिर से बारिश होगी और तेरा ये सारा लकड़ियां कीचड़ बन जाएगा। फिर कोई फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। सोच ले भाई, मौके हाथ से निकलते देर नहीं लगती। और ठंड में लोग जरूरत को देखते हैं, लालच को नहीं। रात की भयंकर बर्फबारी के बाद जंगल का हाल बुरा था। सुखीलाल ने सुबह उठकर देखा कि घर में लकड़ियां कम होने लगी हैं। वो कुल्हाड़ी उठाकर कावेरी के पास गया। कावेरी, घर की लकड़ियां खत्म होने को है और बाहर सब भीग चुका है। मैं जंगल जा रहा हूँ, कुछ खाने को बांध दे। पता नहीं आज कितनी दूर जाना पड़े। कावेरी ने प्यार से रोटियों और अचार की एक पोटली बनाई और सुखीलाल को थमा दी। ये लीजिए जी, और शाम को जल्दी आइए। सुखीलाल कुल्हाड़ी कंधे पर रख जंगल की ओर चल पड़ा। हर तरफ नमी थी। सूखी लकड़ी की तलाश में वो जंगल के गहरे हिस्से तक पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा बाबा पेड़ के नीचे बैठा था। जैसे ही सुखीलाल पास पहुंचा, बूढ़ा बाबा ने अपनी आंखें खोली। चेहरे पर तेज था, पर वे बहुत थके हुए लग रहे थे। बेटा, क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को होगा? मैं कई दिनों से भूखा हूँ। सुखीलाल का दिल पसीज गया। उसने कावेरी की दी हुई खाने की पोटली बूढ़ा बाबा के सामने रख दी। बाबा, ये साधारण भोजन है, पर मेरी पत्नी ने बड़े प्रेम से बनाया है। आप इसे ग्रहण करें। बूढ़ा बाबा ने बड़े चाव से भोजन किया। भोजन के बाद उनके चेहरे पर अलौकिक मुस्कान आई। बेटा, तू बड़ा दयालु है। खुद भूखा रहकर तूने मुझे खिला दिया। बता, इस घने और गीले जंगल में क्या ढूंढ रहा है? बाबा, गांव में कड़ाके की ठंड है। मैं सूखी लकड़ियां लेने आया था, पर भारी बारिश और बर्फ ने सब भिगो दिया है। समझ नहीं आ रहा कि घर का चूल्हा कैसे जलेगा और गांव वालों की मदद कैसे करूंगा। ले बेटा, ये तेरी दया का फल है। ये जादुई वृक्ष के बीज हैं। इन्हें अपने घर के सामने लगा देना। इन पेड़ों की टहनियां हमेशा सूखी और खरी रहेंगी। तू जितना इन्हें काटेगा, ये उतनी ही जल्दी बढ़ेंगे। तेरे गांव में कभी लकड़ियों की कमी नहीं होगी। सुखीलाल की खुशी का ठिकाना न रहा। वो पूरे गांव के लिए वरदान लेकर दौड़ता हुआ लौटा। घर पहुंचकर उसने सब बताया। क्या सच में एक पोटली खाने के बदले इतना बड़ा चमत्कार?